दोस्तों इस वीडियो में हम सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट के ऊपर एक कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो ना आप ये सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट की पासबुक देखो। ये पासबुक मेरी बिटिया की है। मेरी बिटिया का जो सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट है ना, वो मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाके खोला था। एक बार मैं आपको दिखाता हूं। जैसे एक नॉर्मल बैंक अकाउंट की पासबुक होती है ना, वैसे ही सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट की पासबुक होती है। देखो यहां गर्ल चाइल्ड का नाम लिखा है, यानी मेरी बिटिया का नाम लिखा है आयरा मदान। नीचे मेरा नाम लिखा है अंकित मदान। ऐसे ही यहां पे अकाउंट नंबर लिखा हुआ है और यहां पे आईएफएससी कोड लिखा हुआ है। यानी मेरा जब भी मन करे मैं घर बैठे बैठे इस सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट के अंदर पैसे को इन्वेस्ट कर सकता हूं। जैसे अब यहां सब कुछ तो है, बैंक अकाउंट भी लिखा है, आईएफएससी कोड सब कुछ लिखा हुआ है। आपको करना क्या है, एक बार मैं आपको बेसिक बता रहा हूं, फिर पूरी स्कीम भी समझाऊंगा कि क्या स्कीम है, फायदे नुकसान, कैसे पैसा, सब कुछ बताऊंगा। मान लो इस स्कीम के अंदर मेरे को पैसा इन्वेस्ट करना है, मेरे को क्या करना है, गूगल पे ऐप खोलनी है। यहां ऑप्शन आता है बैंक ट्रांसफर का, इस पे जाना है। उसके बाद ये पूछेगा कि बैंक अकाउंट नंबर बता दो, वो आप एंटर कर दो। आईएफएससी कोड बता दो, एंटर कर दो। ये कहेगा बैंक अकाउंट नंबर री एंटर कर दो। फिर यहाँ पे नाम पूछेगा, बेनिफिशियरी नेम, तो यहाँ पे गर्ल चाइल्ड का नाम डालना है, अपना नाम मत डालना। तो यहाँ मैंने अपनी बिटिया का नाम डाल दिया। नीचे कंफर्म पे क्लिक करोगे। जैसे मान लो एक मैंने बस भेज के दिखाएं आपको, ये 500 रुपये मान लो मेरे को ट्रांसफर करने थे, तो ईजिली इतना आसान प्रोसेस है, इस अकाउंट में मैं पैसे को ट्रांसफर कर सकता हूँ। अब बात आती है कि ये सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट है क्या। देखो सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट भारत सरकार की स्कीम है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। ये स्कीम बोलती है कि इस अकाउंट में जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करोगे वो भारत सरकार के पास आप पैसा जमा कर रहे हो। अच्छी बात यह है कि जो पैसा मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूं वो 101% सेफ है, क्योंकि मेरा जो भी पैसा है वो भारत सरकार के पास जमा हो रहा है। दूसरी अच्छी बात यह है कि इस स्कीम में जो भी पैसा मैं इन्वेस्ट करता हूं उसमें मेरे को भारत सरकार 8.2% का इंटरेस्ट रेट ऑफर करती है। यानी मेरे पास 2-3 ऑप्शन थे भी। मेरे घर में भी मेरी गर्ल चाइल्ड है, अगर मेरे को गर्ल चाइल्ड के लिए पैसा जमा करना है और मैं चाहता हूं बिल्कुल सेफ स्कीम होनी चाहिए, तो मेरे पास ऑप्शन क्या था, मैं एफडी खुलवा लेता बैंक में जाके, मैं बैंक में जाकर के आरडी कर लेता एक, ठीक है। लेकिन फायदा क्या होता है, इसके अंदर इंटरेस्ट रेट मेरे को 6 या 6.25% का मिलता। उससे बेटर मैंने क्या किया कि मैंने सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खुलवा लिया। बेटर ये है कि एक तो 101% सेफ है, पैसा भारत सरकार के पास जमा हो रहा है, कोई चांस नहीं है कि पैसा डिफॉल्ट हो जाए या पैसा मर जाए, कोई चांस नहीं है। दूसरी बात, इंटरेस्ट रेट मेरे को 8.2% का मिल रहा है, विच इज वेरी बेटर देन एफडी। समझ रहे हो बात को। तो इसीलिए सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट जो है बहुत ज्यादा डिमांड में रहता है। अब बात आती है कि सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खुलता कैसे है। देखो सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे नहीं खोल सकते। सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट अगर आपको खोलना है तो आपको बैंक की ब्रांच ही जाना पड़ेगा। किसी भी बैंक में जा सकते हो आप, चाहे एसबीआई में जाके खोलो, आईसीआईसीआई में जाके खोलो, एक्सिस में खोलो या पोस्ट ऑफिस में जाके खोलो। भारत के जितने भी बैंक हैं आप कहीं पे भी जाके सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को खुलवा सकते हो। कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि मान लो मैं प्राइवेट बैंक में इस अकाउंट को खोलता हूं और मान लो थोड़ी लंबी स्कीम होती है, काफी लंबे टाइम की होती है, तो लोग कहते हैं मान लो 5-10 साल में इसमें पैसा जमा करूं और कल को भगवान ना करे वो प्राइवेट बैंक डूब जाए, तो क्या मेरा सुकन्या समृद्धि योजना में जो जमा किया हुआ पैसा है वो भी डूब जाएगा क्या? ऐसा नहीं है। आप किसी प्राइवेट बैंक में सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खोलते हो, प्राइवेट बैंक सिर्फ एक बिचौलिए का काम करता है। प्राइवेट बैंक ने सिर्फ सरकार की मदद की है, सरकार से कमीशन लिया कि सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट आपको खोल के दे दिया। आप जो भी पैसा जमा करोगे वो भारत सरकार के पास जमा होगा। कल को मान लो बीच का प्राइवेट बैंक डूब भी जाता है तो भी पैसा आपने भारत सरकार को दिया है, तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है। ऑनलाइन नहीं खुल सकता, ऑफलाइन खोलोगे। मैंने जैसे एसबीआई में खोला तो आपको कुछ एक डॉक्यूमेंट्स चाहिए। एक तो गर्ल चाइल्ड की 2 पासपोर्ट साइज फोटो, किसी भी एक पेरेंट की, चाहे मदर को ले लो चाहे फादर को ले लो, किसी भी एक पेरेंट की जरूरत है, ठीक है जी। तो जैसे मेरी केस में मेरी बिटिया के लिए खोला था तो मदर को एज अ पेरेंट बनाया था, तो मदर की 2 फोटोग्राफ्स, गुड़िया का आधार कार्ड, बेटी का आधार कार्ड और ये मदर का आधार कार्ड, प्लस साथ में बिटिया का बर्थ सर्टिफिकेट। बस ये डॉक्यूमेंट चाहिए। आप एसबीआई में चले जाओ, पीएनबी में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट विद इन 1 आवर आपको खोल के दे देंगे। हाथ की आती आपको जो है पासबुक वो भी इशू कर देंगे, ठीक है। अब थोड़ा बहुत इस स्कीम को समझते हैं, ठीक है। एक चीज बोलूं आपको, चलो पहले थोड़ा सा समझते हैं। खोल कौन कौन सकता है? पहली चीज तो कोई भी बिटिया खोल सकती है। इस देश में रहने वाली कोई भी गर्ल चाइल्ड इस अकाउंट को खोल सकती है। शर्त यह है कि बेटी की उम्र 1 दिन से लेके मैक्सिमम 10 ईयर्स तक होनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि बिटिया की उम्र 11 ईयर्स है और उसका अकाउंट खोल दो, नहीं। मैक्सिमम 10 ईयर्स जो है गर्ल चाइल्ड की एज होनी चाहिए। अच्छा, अब मान लो ये एक पेरेंट है,
इनके घर में एक गर्ल चाइल्ड पैदा हुई, इसके लिए आप सुकन्या समृद्धि योजना खोल सकते हो। फिर इसी पेरेंट की एक और गर्ल चाइल्ड होती है, इस सेकंड गर्ल चाइल्ड के लिए भी आप सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खोल सकते हो। इसी पेरेंट की एक और थर्ड गर्ल चाइल्ड होती है, अब थर्ड के लिए आप सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट नहीं खोल सकते। लेकिन एक और कंडीशन है, मान लो पेरेंट है, घर में गर्ल चाइल्ड हुई, ठीक है जी, आप सुकन्या खोल सकते हो। सेकंड केस में ट्विन गर्ल चाइल्ड हो जाए तो फिर आप दोनों के लिए खोल सकते हो। समझ के बात को? अच्छा, अब थोड़ा सा स्कीम को समझते हैं। देखो, स्कीम कहती है कि मान लो आज आप सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को खोलते हो, ठीक है जी, टोटल 21 सालों की ये स्कीम है, यानी आज मान लो गर्ल चाइल्ड एक दिन की है, तो जब गर्ल चाइल्ड 21 साल की हो जाएगी ना, तब आपको सारा का सारा पैसा वापस मिलेगा ब्याज के साथ। समझ गए? जैसे यहां मैंने लिख दिया 0 ईयर्स, तो आज अगर आप इस सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को खोलते हो तो कंडीशन ये है कि हर साल, ठीक है, हर साल कम से कम तो 250 रुपए, साल में कम से कम 250 रुपए आपको इस स्कीम में इन्वेस्ट करने हैं, और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए साल का आप इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। आप कैसे मर्जी इन्वेस्ट करो, मान लो आज 1000 रुपए डाल दो, कल 2000 डाल दो, परसों 50,000 डाल दो, उसके अगले दिन फिर 50,000 डाल दो, जैसे मर्जी इन्वेस्ट करो। पर पूरे साल भर में, साल जब मैं बोल रहा हूं तो आप ये समझो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, ठीक है जी, ये साल बनेगा। पूरे साल में 1.5 लाख रुपए से ज्यादा आप इस स्कीम में नहीं इन्वेस्ट कर सकते, और कम से कम पूरे साल में 250 रुपए तो इन्वेस्ट करने जरूरी है ही है, ठीक है जी। तो ऐसे करके आज मान लो इस अकाउंट को आपने अपनी बिटिया के लिए खोल लिया, तो धीरे धीरे करके आप इन्वेस्ट करोगे। पहले 15 साल तक आपको इस स्कीम में सिर्फ इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है जी। फिर 15 साल पूरे हो गए, अगले 6 साल के लिए आपका जो अकाउंट है वो लॉक हो जाएगा, नया पैसा नहीं डाल सकते। जो भी पैसा पहले 15 साल में इकट्ठा हो गया ब्याज के साथ, उस सारे पैसे पे अगले 6 साल तक भारत सरकार बस ब्याज जोड़ती रहेगी। जब 21 साल पूरे हो जाएंगे तो जितना भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया प्लस जितना भी उस पर ब्याज लगा, वो सारा का सारा पैसा EEE बेनिफिट के साथ आपको दे दिया जाएगा। EEE यानी एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, यानी बिना किसी टैक्स के, कोई टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स फ्री जो भी पैसा होगा वो सारा का सारा पैसा आपके बैंक अकाउंट में डाल दिया जाएगा। ये है सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट। एक चीज और है, काफी लोग क्या कहते हैं 8.2% का इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। मैं एक बेसिकली पॉडकास्ट में भी मेरे से किसी ने पूछा था, इस सुकन्या के ऊपर ही बात चल रही थी, तो बात हुई कि 8.2% का इंटरेस्ट रेट है, तो उन्होंने पूछा कि 8.2% का इंटरेस्ट रेट है तो इससे बेटर तो म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट करो। भाई म्यूचुअल फंड में पैसे को डालोगे, वहां पे तो 12%, 14%, 15% के रिटर्न मिल जाएंगे, बिटिया के लिए तो बहुत बढ़िया पैसा इकट्ठा हो जाएगा। देखो एक चीज बताओ, म्यूचुअल फंड क्या गारंटीड रिटर्न्स देता है क्या? मैं ये नहीं कह रहा कि म्यूचुअल फंड्स खराब है, बट मैं ये कह रहा हूं कि मेरा गोल क्या है वो मैटर करता है। भाई म्यूचुअल फंड, रिस्क जुड़ा हुआ है म्यूचुअल फंड के साथ, हो सकता है 15%, 20% भी मिल जाए, या हो सकता है 1% भी रिटर्न ना मिले, 0% रिटर्न मिले, या हो सकता है नेगेटिव में भी चला जाए। एक चीज समझाओ, मान लो मेरे को घर खरीदना है, ठीक है, तो मैं कहूंगा कि यार मैं बैंक में FD नहीं करता, ठीक है, या मैं किसी सरकारी स्कीम में पैसा इन्वेस्ट नहीं करता, मैं म्यूचुअल फंड में डाल देता हूं। क्यों? रिस्क जुड़ा हुआ है ना, कोई बात नहीं, कल को घर बन गया तो ठीक, नहीं बना तो भी ठीक, कोई बात नहीं। मान लो मेरे को गाड़ी खरीदनी है, मैं कहूंगा यार सरकारी स्कीम को साइड में हटवा हुआ, यार ज्यादा पैसा मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं। क्यों? गाड़ी आ गई तो ठीक, नहीं आई तो भी ठीक। क्या मैं ये कह सकता हूं कि यार बिटिया के लिए पैसा जोड़ना है ताकि बिटिया को अच्छी शिक्षा दे सकूं और बिटिया की अच्छे से शादी कर सकूं? क्या मैं ये कह सकता हूं कि सरकारी स्कीम को नहीं चूज करता, मैं म्यूचुअल फंड में डाल देता हूं? क्या मैं ये अपने मुंह से कह सकता हूं कि बिटिया की शिक्षा हो गई तो ठीक, नहीं हुई तो ठीक? क्या मैं ये कह सकता हूं कि बिटिया की शादी हो गई तो ठीक, नहीं हुई तो ठीक? अगर मैं नहीं कह सकता तो मैं रिस्क नहीं ले सकता। यार मेरा पर्पस सोचो, मेरा पर्पस है कि आज मैं अपनी बिटिया के लिए पैसा जोड़ूं ताकि कल को मैं उसे अच्छी शिक्षा दे सकूं, कल को मैं उसकी अच्छे से शादी कर सकूं। तो जब आपका गोल ऐसा है जिस गोल के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्या मैं यार थोड़े से रिटर्न्स के पीछे अपनी बिटिया का फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज कर दूं? अगर मेरे हाथ में पैसा ही नहीं होगा तो मैं उसको अच्छी शिक्षा और अच्छी शादी नहीं कर पाऊंगा। समझ के बात को? तो गोल डिपेंड करता है, आपको शौक पूरे करने हैं, घर बनाना है, ठीक है भाई, गाड़ी घर ये चीजें हैं तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक, पर शिक्षा नहीं है तो ठीक नहीं है। समझ गए ना? बोला जाता है ना, शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। समझ के बात को? तो इसीलिए उसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो कल को कोई भी आपसे पूछे कि सुकन्या क्यों, PPF अकाउंट क्यों, ठीक है, तो आप प्लीज उसको बड़े पोलाइटली बोलना कि मेरे गोल के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, इसलिए मेरे को एक ऐसी इन्वेस्टमेंट चाहिए जो 101% सेफ हो, जो प्रॉमिस किया गया है उतना ही रिटर्न मुझे मिले। ठीक है,
दूसरी बात, इस स्कीम के अंदर हम ये डिस्कस कर रहे थे कि मान लो इस स्कीम को हम खोलते हैं, ठीक है जी, तो जितना जल्दी हो सके तब खोलना। जैसे मान लो अभी गर्ल चाइल्ड 1 साल 2 साल 5 साल से कम है तो ही खोलना। मान लो अब कोई कहता है कि बिटिया की उम्र 10 साल है और सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खोलना है, तो खोल तो सकते हो, लेकिन आज 10 साल की बिटिया है, अगले 15 साल तक आप इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करोगे, तो 15 साल इन्वेस्ट करके बिटिया कितने साल की होगी? 25 साल की। फिर 6 साल का लॉक इन है, तो 6 साल लॉक इन रखो। फिर जब 21 साल स्कीम को पूरे हो जाएंगे तब आपको सारा पैसा मिलेगा, लेकिन कंडीशन यह है कि उस वक्त बिटिया 31 साल की हो चुकी है। और 31 साल में भी देखो, नॉर्थ इंडिया में तो पंजाब हरियाणा चंडीगढ़, यहाँ तो आप समझो कि बिटिया 25-26 साल की हुई तो घर वाले पीछे पड़ जाते हैं, शादी करो शादी करो। बाकी जो बड़े शहर हैं दिल्ली मुंबई, वहाँ ट्रेंड 30+ का भी है, वो एक अलग चीज़ है। बट 95% समझो इंडियंस जो हैं वो 25-26 साल में बिटिया की शादी कर देते हैं, ठीक है जी। तो जब बिटिया 31 साल की हो जाएगी तो उस वक्त बिटिया की हायर एजुकेशन भी खत्म हो चुकी होगी, ठीक है, बिटिया की शादी भी हो चुकी होगी। उस वक्त मान लो आपको 60-70 लाख रुपया मिल भी जाए तो इस पैसे का क्या करोगे? दामाद जी को पैसा दोगे क्या? समझ के बात को भी, बिटिया की एजुकेशन के लिए पैसा इकट्ठा किया था कि दामाद जी के लिए पैसा इकट्ठा किया था? समझ गए? तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके तभी तो फायदा है। मान लो आज बिटिया 1 साल की है तो 15 साल इन्वेस्ट करो तो बिटिया 15 साल की होगी, 6 साल लॉक इन है, बिटिया 21 साल की होगी, आपके हाथ में 60-70 लाख रुपए हो गए जब बिटिया 21 साल की है। अब बिटिया को हायर एजुकेशन का भी टाइम आ चुका है, उसके 5-6 साल के बाद बिटिया की शादी का भी टाइम है और आपके हाथ में अच्छा खासा पैसा है, तो आप आराम से उसको अच्छी शिक्षा दोगे, आराम से उसकी अच्छी शिक्षा दोगे, आराम से उसकी शादी करवाओगे। समझ गए? एक सवाल यह भी आता है कि मान लो चलो 10 साल की आज बिटिया है, मैं इस सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को खोल भी दूं तो क्या बीच में इस स्कीम को बंद नहीं कर सकते क्या? 31 साल तक ही चलानी पड़ेगी क्या? जब 31 साल यानी जब बिटिया 31 साल की हो जाएगी तब तक ही चलानी है कि बीच में नहीं बंद कर सकते क्या? यस, प्री मैच्योर क्लोज हो जाती है, लेकिन कुछ कंडीशन। पहली कंडीशन, मान लो आज बिटिया 10 साल की है, आपने अकाउंट खोल लिया, तो जब बिटिया 18 साल की हो जाएगी, यानी स्कीम को जब 8 साल पूरे हो जाएंगे, अब बिटिया 18 साल की होगी, और कंडीशन यह है कि अब बिटिया कहती है कि बिटिया की शादी करनी है। समझ गए? अब बिटिया की शादी करने के लिए इंडिया में 18 साल कम से कम उम्र होनी चाहिए। अब बिटिया की शादी करनी है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप इस स्कीम को बंद कर सकते हो, जो पैसा इकट्ठा हुआ आप सारा विड्रॉ करके इस स्कीम को यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो तो ठीक है, बंद तो हो जाएगी, लेकिन पैसा कितने साल का इकट्ठा हुआ? सिर्फ 8 साल का इकट्ठा हुआ। यही जब बिटिया 1 साल की थी तब अकाउंट को खोल लेते हो तो 21 सालों के लिए पैसा इकट्ठा होता, ज्यादा पैसा इकट्ठा होता। दूसरी कंडीशन यह है कि मान लो बिटिया ही इस दुनिया से चली जाए, भगवान ना करे, तो उस केस में भी उस किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे इस स्कीम को बंद किया जा सकता है। तीसरी चीज यह है कि बिटिया एनआरआई हो जाए, देश से बाहर जाके बाहर ही रहने लग जाए, एनआरआई बन जाए, तो उस में भी सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे इस अकाउंट को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि एनआरआई इस अकाउंट को नहीं खोल सकते। चौथी चीज यह है कि गार्जियन जो पेरेंट है वो ही भगवान ना करे इस दुनिया से चला जाए, तो उसमें भी इस अकाउंट को बंद कर सकते हैं। कंडीशन यह है कि अकाउंट सिर्फ 5 साल पुराना होना चाहिए, और इसके बाद मान लो मेडिकल इमरजेंसी आ जाए बिटिया को, तो उस केस में भी अकाउंट को बंद कर सकते हैं। कंडीशन यही है कि अकाउंट 5 साल पुराना होना चाहिए। एक चीज यह है कि प्री मैच्योर विड्रॉल कर सकते हैं। यस, मान लो अगर मान लो आज इस स्कीम को मैं खोलता हूं, ये जो स्कीम है मान लो आज बिटिया 10 साल की है, प्री मैच्योर क्लोजर के अंदर ये होता है कि अब बिटिया जो है 18 साल की हो गई, ठीक है जी, बिटिया की शादी नहीं है, बस बिटिया 18 साल की हो गई। अब बिटिया चाहती है कि इसमें से मैं कुछ पैसा विड्रॉ करूं, तो 18 साल की जैसे ही बिटिया हो जाएगी तो 50% पैसा जो है बिटिया किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे विड्रॉ कर सकती है, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। टैक्स बेनिफिट, यहाँ पे EEE बेनिफिट मिलता है, यानी एग्जेम्प्ट, यानी जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें भी सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के तहत 1.5 लाख की टैक्स रिबेट मिलती है। जो पैसा ग्रो हो रहा है यानी ब्याज लग रहा है उस पर भी कोई टैक्स नहीं है। जो मैच्योरिटी पे आपको पैसा मिलेगा, जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया प्लस जितना इंटरेस्ट कमाया, जो भी पैसा मिलेगा उस पर कोई टैक्स नहीं है, इसलिए इसको EEE बेनिफिट बोला जाता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, जो भी रिटर्न मिलेगा, किसी भी चीज पे कोई टैक्स नहीं है। नेगेटिव पॉइंट्स 2 हैं इस स्कीम के। पहला यह है कि देखो, जब इस अकाउंट को हम खोलते हैं, जैसे मैंने अकाउंट खोला, तो मैंने जब अकाउंट खोला तो जो मेरी वाइफ है बेसिकली वो एज अ पेरेंट एक्ट कर रही है इस अकाउंट के अंदर, तो एक पेरेंट है, ठीक है। हर जगह कुछ भी दिक्कत होगी तो मदर के साइन चलेंगे, बिटिया का कोई रोल नहीं है। लेकिन जब बिटिया 18 साल की हो जाएगी ना, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे बिटिया 18 साल की होगी, मान लो उस टाइम में हर साल 1.5 लाख रुपए डाल रहा हूं शिद्दत के साथ, बिटिया 18 साल की हुई, मान लो इस अकाउंट के अंदर 30 लाख 40 लाख रुपए इकट्ठा हो चुका उस टाइम पे,
ठीक है, मान लो 40 लाख इकट्ठा हो गया। तो नेगेटिव पॉइंट ये है कि बिटिया के 18 साल के होते ही इस स्कीम में जितनी भी पावर है वो पेरेंट्स से हट के बिटिया के हाथ में आ जाएगी। बिटिया एक साइन करेगी, इस पैसे को विड्रॉ कर सकती है। समझ गए बात को? तो ये नेगेटिव पॉइंट है, यानी 18 साल, 20 साल, 22 साल, ये बड़ी कच्ची उम्र होती है। इस उम्र में अगर बच्चे को पता हो मेरे पास 40-50 लाख रुपए पड़े हैं, तो बच्चा किसी भी गलत संगत में भी जा सकता है। समझ गए बात को? कोई तीसरा बंदा भी बच्चे का दिमाग बहला पुछला के उसको, समझ रहे हो बात को, उसको पता उसके अकाउंट में पैसा है। तो ये मेरे को थोड़ा एक नेगेटिव पॉइंट लगता है, ठीक है, कि कच्ची उम्र में आप समझ रहे हो बात को कि भाई बिटिया को ये बोलना कि आपके पास इतना पैसा पड़ा है ना, हो सकता है उसका उस टाइम पढ़ाई पे ध्यान ना लगे, तो नेगेटिव पॉइंट है। सरकार ये तर्क देती है, सरकार कहती है कि भाई हम गर्ल चाइल्ड को इसलिए पावर देते हैं कि भाई जिस ऑब्जेक्टिव से आपने इस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया था वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल भी तो होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग शुरू होते हैं धीरे धीरे करके, ठीक है, जब बिटिया 18 साल की हो जाती है उस टाइम पे उनको लगता है कि नहीं यार, घर बनाना है, ये काम है, वो काम है, तो इस पैसे को यहाँ यूज़ कर लेते हैं। तो इसीलिए गर्ल चाइल्ड को पावर दी जाती है कि उसके पास उसके अधिकार पता होने चाहिए उसको कि उसका पैसा है ये। समझ गए? तो दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है, ठीक है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसके इंटरेस्ट रेट्स घटे हैं। साल 2014-15 में इसका इंटरेस्ट रेट 9.1% था, घटते घटते अब 8.2% है। मान लो आज आप इस स्कीम को खोलो, 5 साल के बाद इसका इंटरेस्ट रेट 7% हो जाए, तो फिर आपके लिए तो घट गया ना इंटरेस्ट रेट, बचे हुए टाइम के लिए आपको तो 7% पे मिलेगा। तो आप ना एग्जिट कर सकते ना कुछ कर सकते, जो इंटरेस्ट रेट चला है उसी इंटरेस्ट रेट पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी कुछ ही कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हो, आपको कुछ नहीं करना, गूगल क्रोम पे जाके लिखना है कि सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट कैलकुलेटर, ठीक है, ये खुल जाएगा, कोई भी कैलकुलेटर खोल लेना। जैसे कुछ एक कैलकुलेशन दिखाता हूँ। मान लो आप कहते हो मैं हर महीने इस स्कीम में 12,500 रुपये इन्वेस्ट करूंगा, यानी साल के हो गए 1.5 लाख रुपए। मैक्सिमम पैसा आप इन्वेस्ट करोगे तो यहाँ पे मान लो 1.5 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करते हो। मान लो गर्ल चाइल्ड की आज उम्र 1 साल है, साल 2026 में आप अकाउंट को शुरू करते हो, तो पहले 15 साल आप हर साल 1.5 लाख रुपए डालोगे, तो 15 सालों में टोटल इन्वेस्ट करोगे 22,50,000। 6 साल के लिए लॉक इन हो जाएगा। पूरे टेन्योर का, पूरे 21 सालों का जो ब्याज है वो होगा 46,77,578 रुपये, यानी मैच्योरिटी पे आपको पैसा मिलेगा 69,27,578। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप कहते हो मैं हर महीने 5,000 ही इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो साल का इन्वेस्ट करोगे 60,000, तो यहाँ पे करो 60,000। 1 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे, 2026 में अकाउंट खोल रहे हो, तो 15 सालों में इन्वेस्ट करोगे 9 लाख रुपए, फिर 6 साल के लिए लॉक इन हो जाएगा। फिर पूरे 21 सालों का जो ब्याज होगा वो बनेगा 18,71,000, तो मैच्योरिटी पे मिलेगा 27,71,000 रुपये। एक चीज़ और है, जो आप इसके अंदर पैसा जमा करोगे ना सुकन्या अकाउंट के अंदर, ये पैसा जैसे मान लो SBI में मैंने अकाउंट खोला, तो मेरी जो SBI की नेट बैंकिंग खोलूंगा वहां सारी स्टेटमेंट आ जाएगी कि कितना पैसा है, ठीक है। मान लो आज साल 2026 चल रहा है, इस पूरे साल में मान लो जितना मैंने 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो इसका जो ब्याज है इस साल का, समझ रहे हो बात को। या फिर मान लो एक एग्जाम्पल लो, मैंने 3 साल पहले सपोज करो अकाउंट खोला, हर साल 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो 4.5 लाख रुपए पड़ा था, ठीक है, और इस साल भी 1.5 लाख डाल दिया, तो टोटल 6 लाख रुपया हो गया, प्लस पीछे का इंटरेस्ट भी मान लो 50,000 है, तो 6.5 लाख रुपया हो गया। अब ये साल 2026 चल रहा है, तो ये साल कब खत्म होगा, इसका फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा, 31 मार्च 2027 को। समझ गए? तो 31 मार्च 2027 को जितना भी पैसा है पूरे साल का जो ब्याज है वो जुड़ जाएगा मेरे अकाउंट में, यानी 6.5 लाख रुपए प्लस मान लो 30,000 रुपए इंटरेस्ट हुआ, तो 6,80,000 रुपए हो जाएगा। एक एग्जांपल दे रहा हूं, यानी जो भी आपके अकाउंट में पैसा पड़ा है उसका जो पूरे साल का इंटरेस्ट है वो 31 मार्च की तारीख को आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर जाता है, दिखने लग जाता है। समझ गए? तो ऐसे करके फिर अगले साल और इंटरेस्ट लगेगा, फिर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता रहेगा, और सारा पैसा जो है आपको मैच्योरिटी पे मिल जाएगा। तो ये पूरा सेशन था दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो, और अगर आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।